दोस्तों नमस्कार। कारा न्यूज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी ये बात जानते हैं कि खास मुलाकात इस कार्यक्रम के तहत हम हर सप्ताह एक ऐसे शख्सियत से आपका परिचय करवाते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में महारत हासिल की है और न सिर्फ अपने फील्ड में बल्कि उन्होंने समाज हित के लिए भी बहुत सारे कार्य किए हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमने खास तौर पर आमंत्रित किया है एक ऐसे पर्सनालिटी, ऐसे शख्स को जो महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, सूफी संतों की विचारधारा को के धर्मनिरपेक्ष विचारों को हम सबके सामने पेश करते हैं, या ये कह सकते हैं कि उन्हें मानते हैं। आम जनता के मुद्दों पर जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं। नफरत को मिटाना, मोहब्बत को बढ़ाना ये अपना कर्तव्य समझते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज साफ सुथरी छवि के साथ इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि वे बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के संकल्प को पूरा करते हुए आज हमारे न सिर्फ नागपुर की बल्कि सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनके हुनर को शिक्षित करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर को हर जगह जो है वो स्थापित कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने मध्य नागपुर से की है। जी हाँ, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर शकील अहमद जहांगीर सर को। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर जो है उन्होंने पीएचडी किया है उर्दू लिटरेचर में, साथ ही साथ मास्टर इन मास कम्युनिकेशन, साथ ही साथ उनकी सेवा फाउंडेशन के माध्यम से कई सोशल एक्टिविटीज जो है वो अभी भी स्टार्ट है। सर वैसे तो बताने के लिए बहुत सारा, आपका जो प्रोफाइल है काफी लंबा है, आपका परिचय बहुत बड़ा है, लेकिन समय के अभाव में आज जिस चीज के लिए हमने आपको स्टूडियो में आमंत्रित किया है मैं उस पर बात करती हूँ कि जैसा कि हमने लोकसभा इलेक्शन में देखा था, माहौल बहुत अलग टाइप का चल रहा था, अलग वे में चल रहा था। तो क्या लगता है आपको अभी आने वाले विधानसभा इलेक्शन में हर जनता चाह रही है कि एक वेल एजुकेटेड, जैसे एज अ प्रोफेसर अगर मैं आपकी बात करूं तो जनता ये चाहती है कि हमारे सामने हमारा प्रतिनिधि एक ऐसा व्यक्ति हो जो वेल नोन हो, जिसको समाज की सारी प्रॉब्लम्स पता हो, एक वेल लिटरेट व्यक्ति हो, एजुकेटेड व्यक्ति हो। और विधानसभा इलेक्शन में जैसा कि हमें सुनने में आ रहा है कि आप जो है सेंट्रल नागपुर से कांग्रेस की उम्मीदवारी जो है आप मांग रहे हैं, तो हम सभी के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि हमारे सामने एक ऐसा नेता है जो हर चीज से भली भांति परिचित है। तो कितनी सच्चाई है इस बात में? जी, पहले तो कारा न्यूज का बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने मुझे मौका दिया और जो भी मतलब उम्मीदवार हैं उनको अपनी बात रखने का मौका दिया, ताकि इस मंच से जो उम्मीदवार है उनकी बात जनता तक पहुंचे। जी बिल्कुल। और जो आपने बात कही कि जो इलेक्शन है सेंट्रल नागपुर का या महाराष्ट्र की जो विधानसभा चुनाव है, ये भी आज रिजल्ट आ रहे हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से जो नफरत के ऊपर मोहब्बत की राजनीति कैसे जीत रही है, इसी तरह से महाराष्ट्र में भी ऐसी होगा। हमारा नेता राहुल गांधी जी वो कह रहे हैं बिल्कुल कि देश में मोहब्बत की जो है वो राजनीति होनी चाहिए, जो कि हमारे देश की विचारधारा, जो महान हस्तियां देश की गुजरी है, ज्योतिबा फुले हैं, शाहू महाराज है, बाबा साहब अम्बेडकर है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हमारे शहर में बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हैं। ऐसे सूफी संत देश में जो गुजरे, गाड़गे महाराज, तुकड़ू जी महाराज, जमदेव जी महाराज, जिन लोगों ने इस देश में धर्मनिरपेक्षता का, मोहब्बत का पैगाम दिया है और लोगों को जीने का एक सलीका तरीका सिखाया है कि आपस में एक दूसरे से मिल के हम कैसे गुजारे। और ये देश का संविधान भी हमारा जो है एक दूसरे पे जिम्मेदारियां भी देता है और आपस में मोहब्बत में जिंदगी गुजारने का, देश को आगे बढ़ाने का हम पे दायित्व भी देता है। तो मध्य नागपुर से मैंने कांग्रेस का सिपाही होने के नाते मैंने अपने जो है दावेदारी उम्मीदवारी के लिए पेश की है। अब ये पार्टी के लिए रहता है कि पार्टी के जो जिम्मेदार होते हैं वो तय करते हैं, लेकिन जनता से जुड़ा, जैसे आपने कुछ बातों को सामने रखा, तो मैं महाराष्ट्र ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का जनरल सेक्रेटरी हूँ, एजुकेशन विंग का। उसके साथ साथ सेवा फाउंडेशन जिसका आपने जिक्र किया, उसके माध्यम से हमने जमीन पे बहुत काम किए हैं और जनता से जुड़े हैं। तो उसके अलावा जो बात आपने कही कि एक साफ सुथरी छवि की बात आती है उसमें, वो लोगों के बीच में, जब लोगों के बीच में आप जाएंगे तो गवाह आप हैं। मैं अपनी तारीफ की बात नहीं, लोग गवाही देंगे मेरी, तो वो गवाह होती है। सर एजेंडा किस तरह से रहेगा अगर विधानसभा इलेक्शन में आप सेंट्रल नागपुर से जो लड़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप वाकिफ भी हैं, तो एक एजेंडा आपने तैयार किया होगा, वो किस तरह से रहेगा? जी, एक तो सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारे यहाँ
जो पॉपुलेशन है जो सेंटर नागपुर के मध्य नागपुर की, वो क्या है, उसके अलावा फिर लोगों की समस्याएं क्या है, समस्याओं के साथ फिर हम लोगों को उसका क्या सॉल्यूशन देते हैं। सिर्फ हम समस्याओं का रोना रोते रहेंगे, जो हम पिछली लोगों की तरफ चला जाएंगे कि उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया, तो हम रोना गाने वाले नेताओं में से नहीं है। हम बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं कि हम क्या देना चाहते हैं, हमने सोसाइटी को क्या दिया, हम देश को क्या देना चाहते हैं। तो हमारे पास एक एजेंडा है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का। क्या बात है। जी, शिक्षा इसलिए जरूरी है कि अगर आप अशिक्षित हैं तो आप किसी के भी झूठे एजेंडे पे फंस सकते हैं। अगर आपका युवा अशिक्षित है तो आप कहीं भी बहकावे में, नफरत की राजनीति के जाल में जो है फंस सकते हैं। इसलिए आपका शिक्षित होना जरूरी है। और शिक्षा ऐसी नहीं कि आप शिक्षित हो गए, बहुत पढ़ लिख लिया आपने, बहुत पैकेज आपको मिल रहा है, लेकिन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी हमारे पास बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन उतने ही वृद्धाश्रम भी बढ़ रहे हैं जी। तो ऐसी शिक्षा भी हमको नहीं चाहिए। हमको बेहतर शिक्षा चाहिए जो बैलेंस हो, जो हमको मोरल शिक्षा भी दे, जो हमको दुनिया की जिंदगी में, नौकरियों में जाने वाली शिक्षा हो, जो हमको तिजारत में बेहतरीन हमको गाइडलाइंस करे, और एक दूसरे के साथ हम कैसा जीते, एक धर्मनिरपेक्ष देश में हम एक दूसरे के साथ कैसा रहते। ये कोविड ने हमको सिखा दिया कि हम जिसमें हमारे खून के रिश्ते काम नहीं आए, अपने परिवार के लोग काम नहीं आए, गैरों ने आके मदद की, उन्होंने हमारी जानों को जो बचाया, और अंतिम संस्कार में जो है फैमिली के लोग नहीं आए तो दूसरे धर्म के लोगों ने आके दूसरे धर्म के लोगों को जो है, खासतौर से मुसलमानों की मैं बात करूं तो उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जिस तरह से उनको इंसानियत काम आई उस वक्त। तो ये मैं जनता से भी कहना चाहूंगा कि वो नफरत की इस राजनीति को हटा दें और अपने बच्चों को शिक्षा के ऊपर ध्यान दे। तो हमारा सबसे पहला टारगेट है बेहतर शिक्षा। बेहतर शिक्षा में मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है, मैं जो चाहता हूँ कि इस मध्य नागपुर की जो स्कूलें हैं, खासतौर से स्कूलें हैं, तो इन स्कूलों में जो है बेहतरीन शिक्षा हो, और बच्चे जो गवर्नमेंट नौकरियों में जाना चाहते हैं, 8th क्लास से हमारे पास एक्सपर्ट्स की टीम बनाई हमने कि वो उन बच्चों को इन स्कूलों से, चाहे वो गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट स्कूल हो, तो इन बच्चों से वक्त लेंगे इन स्कूल के जिम्मेदार से, और वहाँ हमारी एक्सपर्ट टीम जाके उन्हें 8th क्लास से उनको गाइड करेगी कि आप रेलवे भर्ती में कैसे जा सकते हैं, आप पुलिस की नौकरियों में कैसे जा सकते हैं, आप MPSC की तैयारी कैसी करेंगे, UPSC क्या होता है, ये बेसिक चीजें उनको हम स्कूलों में हमारी एक्सपर्ट्स की टीम जाके करेगी। तो एक प्रोजेक्ट मेरा स्कूलों के लिए ये है। अभी आपने बेहतर एजुकेशन की बात किया, अब हम जाते हैं हेल्थ के लिए। जी, इसमें मैं आपको और चीजें इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि सिर्फ शिक्षा देने की बात है तो इसमें बहुत सी अड़चने आती है स्कॉलरशिप की। बिल्कुल। तो आप देखेंगे अगर डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को सैयदजी गायकवाड़ की स्कॉलरशिप नहीं मिली होती, अगर बड़ौदा के राजा की स्कॉलरशिप नहीं मिली होती, तो बाबा साहब अम्बेडकर आज डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बन पाते हैं। तो स्कॉलरशिप बहुत अहम रोल अदा करती है। बीजेपी की सरकार ने जो मुसलमानों को लेकर जो एजुकेशन में जो स्कॉलरशिप का जो मुद्दा था, जो मौलाना आजाद बोर्ड था, उसको खत्म कर दिया। तो बहुत से मुस्लिम बच्चे स्कॉलरशिप से वंचित हो गए। ऐसे ही OBC का मामला है, मराठाओं के आरक्षण का मामला है, हलमाओं का मामला है। जो हलमा एक बड़ी कम्युनिटी यहाँ बसती है, उनके जातीय प्रमाण पत्र का बड़ा इशू है, जो है ये गवर्नमेंट उसको सॉल्व नहीं कर पाई है। तो हम अगर इसमें रहते हैं तो हम कोशिश करेंगे, संघर्ष करेंगे, इसके लिए हम सबके लिए खड़े रहेंगे, क्योंकि शिक्षा सबके लिए, हमारे लिए हम सब बराबर है। फिर स्कॉलरशिप सेंटर बनाना, जैसे यहाँ पे बहुत से NGOs काम कर रही है, CSRE है, ओरोमा स्टूडेंट फाउंडेशन है, जो स्टूडेंट्स के गाइडेंस सेंटर, स्कॉलरशिप के सेंटर्स के लिए गाइड करी कि कहाँ से गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिलती है। तो ऐसे सेंटर्स हम मध्य नागपुर में बनाएंगे और ज्यादा। ये एक हमारा कोशिश रहेगी कि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, उसके लिए उनको फाइनेंशियल हेल्प भी कैसे मिल सकती है उसकी कोशिश करेंगे। उसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर जो महानगर पालिका की स्कूलें हैं, शहर में सैकड़ों स्कूलें बंद हो गई है। मध्य नागपुर में अगर आप आएंगे 22 प्रभाग को अगर आप देखेंगे तो लाल स्कूल है, पीली स्कूल है, कलर से मैं बता रहा हूँ आपको, मोचीपुरा की एक स्कूल है, और एक बहुत संत गुलाब बाबा स्कूल है। बड़ी बड़ी स्कूलें थी जो महानगर पालिका की स्कूलें बंद हो गई, और ये भारतीय जनता पार्टी के कॉर्पोरेशन के इस दौर में बंद हुई है। तो गरीब बच्चे जो है, पारडी में आप देखेंगे उधर की जो स्कूल है, आप अगर आगे चले जाए, इधर से पारडी की तरफ चले जाए, या आप पूर्व नागपुर में भी चले जाए, तो वहां भी ऐसी स्कूल है जो बंद हुई है। लगभग 100 से ज्यादा स्कूलें अब नागपुर में बंद हुई है। तो वो एक हमारा एक एजेंडा
एजेंडा रहेगा कि उन स्कूलों को, अगर वो मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम की थी, ये प्रॉब्लम आ रहा आपको, तो आप उसको नई सिस्टम से आप सेमी इंग्लिश कर दीजिए, लेकिन उन स्कूलों को, सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड बेहतरीन बनाइए। जगह काफी है और बच्चे जो है उसमें जो प्राइवेट स्कूल है उसके मुकाबले में उन स्कूलों के मेयार को, स्टैंडर्ड को लाके खड़ा करेंगे। ये एक हमारा एक एजेंडा बेहतर शिक्षा का है। क्या बात है, बेहतर शिक्षा पे तो बहुत ही सारी चीजें, शायद हमारे नागपुर वासियों को भी इसकी जानकारी नहीं होगी जितनी जानकारी आपने पेश किया है सर। अब हम जाते हैं हेल्थ से। जी, हेल्थ से रिलेटेड मैं इसलिए आपसे बोलना चाहती हूँ कि जैसा आपने कहा कि मेरी प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी बेहतर शिक्षा, हेल्थ और एजुकेशन पर रहेगी। तो हेल्थ के लिए हमने सुना है कि न सिर्फ नागपुर में बल्कि देश विदेशों से भी लोग आपके पास पथरी की दवाइयों के लिए आते हैं। तो किस टाइप से जो दवाइयां हैं वो आप देते हैं? जी, वो मेरे एक असल में वो मेडिसिन नहीं है बल्कि कुदरती जो चीजें हम खाने में इस्तेमाल करते हैं उसका नुस्खा है। वो नुस्खा है और वो नुस्खा जो है मुझे विरासत में मिला है। अरे क्या बात! मुझे विरासत में मिला है अपने ग्रैंडफादर, फादर। फिर 20 साल से मैं वो सेवा कर रहा हूँ और वो निस्वार्थ और निःशुल्क सेवा है। जिसके उस नुस्खे से जो किडनी स्टोन्स होते हैं, इवन गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होते हैं, वो डिसॉल्व हो जाते हैं और टूट के जो है निकलते हैं। तो पूरे देश से और बाहर से भी अब पेशेंट्स आने लगे हैं और वो सेवा कर रहे हैं। बहुत मामूली, मैं उसका जिक्र करना नहीं चाहता था लेकिन आपने किया तो मैं बता रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है और निःशुल्क सेवा आज के समय में इतनी बड़ी बीमारी और उसी के कारण मैं जनता से जुड़ा हूँ, सिर्फ शहर की नहीं बल्कि देश की जनता से मैं जुड़ा हूँ और लोगों की दुआएं मेरे साथ हमेशा रहती है। इसलिए बड़े बड़े पड़ाव में भी, मुश्किलों में भी जो है मैं फिर से दोबारा, चाहे वो मेरी स्पाइन सर्जरी हो, चाहे फिर मुझे हार्ट का अटैक हो, उसकी सर्जरी हो, तो मैं उन बड़ी मुश्किलों से भी बहुत जल्दी जो है उनकी दुआओं से, ऊपर वाले के रहम और करम से मैं खड़ा हुआ हूँ। तो ये एक जज्बा है लोगों की सेवा करने का। तो इसी तरह से हेल्थ में, जैसे आपने मेरा जिक्र किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो बड़ी जिम्मेदारी, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में 2 लिस्ट है, जो सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल जो लिस्ट होती है उसमें केंद्र के वो मुद्दे जो होते हैं, जो केंद्र सरकार को जिसमें कानून बनाने की जिम्मेदारी है, जिसमें बड़े जो करेंसी को लेकर, डिफेंस को लेकर और भी जो मुद्दे होते हैं, फॉरेन रिलेशनशिप है, तो ये इस तरह के मुद्दे है। और दूसरे मुद्दे भी उसमें आते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। स्टेट जो कानून बनाती है उनकी एक लिस्ट है जो स्टेट लिस्ट कहलाती है कॉन्स्टिट्यूशन में, और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसमें दोनों जो है कानून बना सकते हैं। तो स्टेट में जो अहम लिस्ट में जो अहम मुद्दे आते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स में भी आते हैं हमारे, वो है शिक्षा। दूसरे नंबर पे जैसे स्वास्थ्य, यानी बेहतरीन शिक्षा चाहिए, दूसरा जो है स्वास्थ्य चाहिए। तो हेल्थ को लेकर मध्य नागपुर बहुत अहम इश्यू है हेल्थ का, जो हम देखते हैं जब यहाँ के सरकारी तंत्र को जब देखते हैं। अगर आप मेयो हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज चले जाएंगे, ये गवर्नमेंट का टर्सरी सेंटर कहलाता है। जैसे टर्सरी सेंटर मतलब ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, इस पर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ता है। बहुत लोग आते हैं बाहर से, उस जगह पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाती। एक तो भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, फिर मशीन्स नहीं होती। मशीन्स है तो जैसे अगर सोनोग्राफी कराना आपको तो 1-1 महीने की डेट मिलती है। फिर बहुत सी चीजों के लिए यहाँ से मेडिकल सुपर स्पेशलिटी, फिर वहां से एम्स, ऐसा रेफर करना पड़ता है। डॉक्टर्स के कम होते हैं, तो यहाँ भीड़ कम की जाए, इसका अल्टरनेट ये है। एक तो पहले यहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती। एक पेशेंट अभी आके मुझे कंप्लेंट किया कि यहाँ मुझे कुत्ते ने काट लिया था बोले, और मैं इंजेक्शन लेने गई, महिला थी वो, कि इंजेक्शन वहां पे नहीं था, 350 रुपए का गरीब महिला को बाहर से इंजेक्शन लाना पड़ा। तो ऐसी कई दवाइयां होती नहीं है जो वहां पे नहीं मिलती है, इसलिए लोगों को बाहर से खर्च होता है। तो हमारा पहला मुद्दा ये है कि हेल्थ के ऊपर बजट बढ़ाया जाए। गवर्नमेंट जो है हेल्थ पे बजट बढ़ाएगी, उसके साथ जो मोहल्ले, जो अब वार्ड्स हैं, जो प्रभाग हैं, वहां पे लोगों के लिए जो है दवाखानों को जो फैसिलिटीज है वो बेहतर बनाए। जो मोबाइल, ऐसी कोई सुविधा हो जिसमें मोबाइल भी आपके दवाखाने हो, जो ऐसी बस्तियों में घूमे जो लोगों को आने जाने में तकलीफ होती, पहुंच नहीं पाते, बुजुर्ग है, तो मोबाइल वैन का भी इस्तेमाल हो। आप देखेंगे कैटरेक्ट के ऑपरेशन एक मामूली डॉक्टर भी जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, छोटे दवाखानों में भी उसका ओटी होता है, वहाँ ऑपरेशन हो जाते हैं। तो इस तरह से
प्रभाग में, वार्ड्स में हॉस्पिटल शुरू किए जा सकते हैं और इन ऑपरेशंस को, उन सुविधाओं को देकर बहुत आसानी से लोगों तक हेल्थ की फैसिलिटीज पहुंचाई जा सकती है। तो ये हेल्थ पे हमारा एक प्रोजेक्ट है कि हेल्थ की फैसिलिटीज बेहतरीन मिलनी चाहिए मध्य नागपुर में। और उस हॉस्पिटल के आसपास आप देखेंगे कि अभी गेट पर काफी रश हो जाता है, तो उस हॉस्पिटल के पेरीफेरी में भी, प्रीमाइसेस के पेरीफेरी में भी और भी रास्ते खोले जा सकते हैं जहां से लोगों को दाखिल होने के लिए आसानी हो। तो ये भी हमारा एजेंडा है कि ये इस तरह की भी कोशिश की जाएगी कि ऐसा कोई रास्ता उसमें बनाया जाए। तो हेल्थ को लेकर ये तमाम चीजें सामने रखना चाहते हैं। हमने जैसे कि बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य की बात करी, तो एक चीज और भी मैंने उसमें कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो आपके समाज सेवा से प्रभावित होकर आपको पसंद करते हैं जी, लेकिन इसके साथ ही साथ अब लोग कांग्रेस को बहुत पसंद कर रहे हैं, तो क्या वजह है ये? जी, कांग्रेस की सबसे पहली बात तो ये है कि लोग इनके झूठे, भारतीय जनता पार्टी के झूठे एजेंडों से, लालच के एजेंडों से परेशान हो चुके हैं, महंगाई से परेशान हो चुके हैं लोगों ने इनका शासन देख लिया है कि इस दौर में देश कैसे, किसान कैसे तबाह हो रहे हैं, युवा कैसे बेरोजगार हो रहे हैं। लोगों ने अच्छी तरह देखा और किस तरह से नफरत की राजनीति को बल दे रहे हैं, लेकिन जनता ने जो है इन्हें सबक लोकसभा चुनाव में भी सिखाया है और अभी जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं वहां भी इन्हें सबक मिल रहा है। तो लोग इनसे बहुत जल्दी उकता चुके हैं, जनता जो है देश की। तो जनता जो है, जनता चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, छोटा बड़ा, सब जो है वो चाहते हैं कि बेहतरीन शिक्षा मिले, माहौल अच्छा बने, हेल्थ की फैसिलिटीज अलग मिले। फिर उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी है, आप देखेंगे कितना महंगा करते जा रहे हैं दिन ब दिन, उन चीजों को कितनी महंगी हो रही है, इस पे भी कंट्रोल होनी चाहिए। लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो ये हमारे एजेंडे में, मतलब मेरे पार्टी का जो मैनिफेस्टो रहेगा वो तो इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन हमारा अपना भी एक ड्रीम है कि हम अपने मध्य नागपुर को कैसा बनाएंगे, अच्छा कैसे बनाएंगे। आने वाली पार्टी का एजेंडा और प्रोजेक्ट जो है, आपने हर तरीके से कॉन्सेप्ट जो है आपके पास रेडी है जी। सर, यदि आने वाले विधानसभा इलेक्शन में आपको मध्य नागपुर से कांग्रेस की सीट मिलती है और आप जीत भी जाते हैं, ऐसा हमारा विश्वास आपके मुंह में घी चक्कर जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो आप किस तरह से वर्क करेंगे? जी, जो मैंने कहा मुद्दे हैं, जो शिक्षा है, बेहतर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार को लेकर यहाँ पर दो बड़ी कम्युनिटी बसती है मध्य नागपुर की, जिनकी बात कर रहे हैं। एक भोई समाज भी है, जो जिनका मछलियों का कारोबार है, उनके मुद्दे हैं, उस पे भी हम बात कर, उस पे भी हमने उनसे मिलकर उनकी समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका एक मुद्दा था जिसके आंदोलन में मैं भी शरीक हुआ था। बर्वे समाज, बर्वे जो हमारे आदरणीय बर्वे जी, जिनके स्टैचू को यहाँ से हटाया गया था, तब वो समूही समाज ने जो है आंदोलन किया था, तो मैं भी उसमें शामिल हुआ था। तो वो समाज से भी मैं जुड़ा हूँ, क्योंकि बजरिया में मैं रहा हूँ, बचपन मेरा गुजरा है पूरा। तो वो उनके मुद्दे, एक बड़ा मुद्दा जो यहाँ पर रोजगार का है, वो है मुसलमानों में जो मोमिन होते हैं, जिनका बुनकरी का काम है, वो हलवा कहलाते हैं कोष्ठी, उनके यहाँ भी हैंडलूम इंडस्ट्री। तो एक बड़ी इंडस्ट्री यहाँ थी जो कोलैप्स हो चुकी है, जैसे कि भिवंडी में, मालेगांव में, धुलिया में और भी दूसरे शहरों में जो देखते हैं। तो वो इंडस्ट्री यहाँ क्यों कोलैप्स हुई? तो हमारे पास उनके एक्सपर्ट्स की टीम है, वो एक प्रोजेक्ट रखते हैं सामने कि इस तरह का काम यहाँ पे किया जाएगा, तो जो बेरोजगार है इस इंडस्ट्री, उनको रोजगार, बड़ा रोजगार मिलेगा बहुत। तो वो एक प्रोजेक्ट भी हमारे सामने है कि क्योंकि आप देखेंगे कि हलवाओं के यहाँ जो जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा है, उससे परेशान है सरकारी नौकरियों में। मुसलमानों के अंदर जो मोमिन बरादरी है, उनके यहाँ भी जो है बुनकरी का काम जो है तबाह हुआ है बहुत ज्यादा। तो उसको कैसे अपलिफ्ट किया जाए, इसके ऊपर भी जो है हम एक एक्सपर्ट्स के ओपिनियन की टीम लेकर उसके ऊपर भी काम करेंगे। मेरे पास भी उसका एजेंडा बना हुआ, पूरा तैयारी है उसके ऊपर। सर, माफी चाहूंगी, उसके साथ सवाल मैं और पूछना चाहूंगी कि चूंकि आप मुस्लिम कैंडिडेट हैं जी, तो ये वक्फ संशोधन बोर्ड क्या है? जी, वक्फ जो है, कोई मुसलमान जो ये कहा जाता है कि अपनी जमीन, अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह की राह में दे देता है जी, तो वो प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जा सकता। वो जो है वो प्रॉपर्टी, वो जमीन, वो पैसा जो है लोगों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होता है, है ना, लोगों के लिए वेलफेयर के इस्तेमाल होता है, उसको सेल नहीं किया जा सकता। तो वक्फ की प्रॉपर्टी देश में ये माना जाता है कि रेलवेज की प्रॉपर्टी के बाद सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी जो है वक्फ की प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी
को हड़पने के लिए, एक गलत नजर डालने के लिए 1995 का जो एक्ट था, जो कांग्रेस ने बनाया था, काफी राइट्स उसमें वक्फ के जो है बोर्ड्स को मिले हुए थे। ये गवर्नमेंट जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट जो है उसमें संशोधन करके ऐसे बहुत से जो उसमें मुद्दे हैं, जो चीजें हैं, जो क्लाउज उसमें दिए हुए हैं, उसको हटाना चाहते हैं, और वो हटाकर वक्फ की प्रॉपर्टियां जो है उस पे कैपिटलिस्ट लोगों को उनको जो है ये सौंपना चाहते हैं। वो उनका हिडन एजेंडा है। इसका विरोध हुआ है, और विरोध हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने बहुत ही पार्लियामेंट के अंदर उसको ताकत के साथ उठाया है, और उस पे जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनाई गई है। तो वो मुद्दा बहुत अहम है। ये हर जगह जो भी लोग, चाहे वो गवर्नमेंट के हो, नॉन गवर्नमेंट हो, खुद मुसलमानों में ऐसे लोग हो जो प्रॉपर्टी का मिसयूज कर रहे हैं, तो वक्फ के अंदर ऐसे कानून थे कि जिससे उनको पनिश किया जा सकता था। तो ऐसे बहुत से कानून हटा लिए जाएंगे, लेकिन वक्फ के मामले में अगर कोई भी गड़बड़ करता है, कोई भी हो, तो लोग बहुत अवेयर हैं, और लोग जो है ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। उम्मीद करते हैं कि जितनी भी चीजें हमने यहाँ पर सर से जानकारी ली है वो बहुत अहम थी हमारे लिए। और कुछ और मुद्दे, मतलब जो बात मैं और जो चीजें रह जाएगी इसमें जी, यहाँ पर जो अहम चीजें प्रोजेक्ट में हमने रखा है, यहाँ पे पार्किंग की सुविधा नहीं है। मध्य नागपुर में जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है कि अगर आप रोजगार चाहते हैं, मेन मार्केट होने की वजह से भी कंजेस्टेड रोजगार को लेकर हमने जब राहुल गांधी जी पदयात्रा कर रहे थे तो हमने भी जमीन पे पदयात्राएं की है और लोगों को इसमें जागरूक किया है। तो रोजगार के लिए हमने महिलाओं के लिए, जैसे आपने परिचय में कहा कि महिलाओं के लिए हमने ट्रेनिंग सेंटर चलाया है, निःशुल्क चलाया है। और सिर्फ मध्य नागपुर ही नहीं बल्कि उत्तर नागपुर में भी और पश्चिम नागपुर में भी चलाया, जिससे सैकड़ों महिलाएं ट्रेन होकर आत्मनिर्भर अपनी बनी है। तो रोजगार से जुड़ा, अगर रोजगार को बढ़ावा देना है आपको, तो उसके लिए जरूरी होती है कि पार्किंग फैसिलिटीज चाहिए। लेकिन आप मध्य नागपुर में कहीं भी चले जाइए, चाहे गांधी बाग का इलाका हो, महल का हो, चाहे मोमिनपुरे का इलाका हो, पूरा आपको पार्किंग नहीं मिलेगी। इसलिए यहाँ पर ग्राहक आने से घबराते हैं। तो ये भी प्रोजेक्ट हम सामने रखते हैं कि यहाँ बेहतरीन पार्किंग फैसिलिटीज दी जाए। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि शौचालय नहीं है, और खासतौर से अगर मैं प्रभाग 22 और इधर की बात करूं, गांधी बाग इधर आप देखेंगे तो महिलाओं के लिए खासतौर से शौचालय नहीं मिलते हैं। तो ये कितनी तकलीफ की बात है कि हम एक ऐसे शहर में, जो सेंटर है नागपुर का, दिल है, और वहां पे हम ये बुनियादी फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे हैं लोगों को। तो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। तो ये इसको भी हम बड़ी ताकत के साथ जो है, जो स्मार्ट टॉयलेट्स जो हम देखते हैं, जो शहर के सिविल इलाकों में दिखाई देते हैं, तो हम इस इलाके में भी उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी कोशिश इससे पहले भी जा रही थी। बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ा ये मुद्दा है, और ये इसको भी जो है हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। क्या बात है दोस्तों, कारा न्यूज की खास पेशकश, खास मुलाकात में आज हमारे साथ डॉक्टर शकील अहमद जहांगीर सर उपस्थित हुए थे। उपस्थित नहीं हुए थे बल्कि हमने उनको खास तौर पर आमंत्रित किया था, क्योंकि आज मध्य नागपुर का एक जाना पहचाना नाम, साथ ही साथ अपनी साफ सुथरी छवि के लिए पहचाने जाने वाले, जो कि न सिर्फ शिक्षा बल्कि बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और एक चीज और समाज सेवक। और एक चीज और इसमें जोड़ दूं कि जो लाइब्रेरीज का जिक्र मैंने नहीं किया था, बेहतरीन लाइब्रेरीज जो बच्चे जो मोबाइल पर आज ज्यादा वक्त बर्बाद करते हैं, और प्लेग्राउंड्स नहीं है, इंडोर स्टेडियम्स नहीं है छोटे, कि बच्चे वहाँ स्पोर्ट्स में अपना ध्यान दें, ना वीडियो गेम्स ना खेले, स्पोर्ट्स में जाए। वो एक बहुत अहम चीज है जो हमको ये काम हमको करना है। खासतौर से इस पे हमको फोकस रखना है कि लाइब्रेरी अच्छे बने, डिजिटल लाइब्रेरी बने, और प्लेग्राउंड्स अच्छे बने, और समाज भवन एक और बड़ा मुद्दा है इस इलाके में। बड़ा मुद्दा ये है कि कोई समाज भवन नहीं है जहां से कल्चर एक्टिविटीज चले। शादी ब्याह के लिए लोगों को दूर दूर लॉन्स में जाना पड़ता है। तो इतने बड़े इलाके में जमीनें भी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि आपके पास जमीन नहीं है, गवर्नमेंट की जमीनें मौजूद है। आप मेट्रोस को दे सकते हैं, दूसरे और उसमें आप दे सकते हैं। तो उनके लिए भी आपको करना पड़ेगा, मतलब इन्हें जमीनें देनी पड़ेगी और इस पे अमल करना पड़ेगा। और जो रेलवे के किनारे जो आबादियां बसती हैं, गरीब आबादियां,
वो देश में बड़ी आबादी बसती है, जहां आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को कौड़ियों के मोल में लीज पे जमीनें दे सकते हैं। तो इन गरीब आबादियों के लिए भी आप पट्टे क्यों नहीं दे सकते? उनको उस जमीन पर सेंटर, हालांकि केंद्र का इश्यू है, लेकिन राज्य सरकार के साथ मिलकर इस तरह के गरीब बस्तियां जो बसती है उनको भी जो है जमीनें दी जा सकती है। तो हम इसके लिए भी संघर्ष करेंगे। क्या बात है, शायद ही ऐसा कोई विषय या ऐसा कोई मुद्दा छूटा होगा जिसमें से लोगों को, बहुत सारे जो हमने आज मुद्दे पे बात की है, शायद लोगों की भी आंखें खुल गई होगी, क्योंकि वाकई में प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि सेंट्रल नागपुर होने की वजह से मार्केट एरिया है, न सिर्फ हमारे नागपुर के लोग बल्कि विदर्भ से लोग यहाँ पर मार्केटिंग के लिए आते हैं। और ऐसे मध्य नागपुर में जितने भी आपने ई टॉयलेट से रिलेटेड बातें किया, इंडोर आउटडोर गेम्स की बात किया, लाइब्रेरीज की बात की, आजकल की जो जनरेशन हम देख ही रहे हैं कि मोबाइल के आड़ में कितने सारे कांड हो रहे हैं, तो उनके लिए अगर बेहतर चीजें होगी तो वो भी ये इस तरफ जो है रुख इख्तियार करेंगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है सर आपके क्लियर हैं, और हमें भी आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा कि आज हमने अपने स्टूडियो में मध्य नागपुर के एक ऐसे कैंडिडेट को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जो परिपूर्ण है, जिनके सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर है। खास मुलाकात इस कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कारा न्यूज। नमस्कार।